हेलो बच्चों, जय पीडब्ल्यू। सभी पीडब्ल्यू लवर्स को मेरा सलाम। बच्चों, मैं सुनील कुमार यादव, आपका स्काई सर, हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक बड़ी ही प्यारी सी सीरीज, दैट इज माइंड मैप सीरीज। इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर हम डील करने वाले हैं माइंड मैप सीरीज के बारे में। और बच्चे, जैसे कि हमने इस सीरीज का नाम ही रखा है माइंड मैप सीरीज, मतलब यहां पे हम हर एक टॉपिक को समराइज फॉर्म में डील करने वाले हैं ताकि वो दिमाग में एक मैप की तरह छप जाए। तो ये सीरीज जो है ये हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो 23 में नीट का एग्जाम देने वाला है, चाहे वो रैंकर बच्चा है चाहे एवरेज बच्चा है। हर बच्चे के रिजल्ट में 100% ये सीरीज इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चे देखते हैं। बेटा, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आप लोगों से डील करने वाला हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके दो पार्ट हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है एंड जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड मेल में वन पेयर टेस्टिस है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरे अपने पास है बेचा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमिट के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, मतलब वो हार्मोन का सिक्रीशन भी नहीं करते एंड उनमें गैमिट का फॉर्मेशन भी नहीं होता, वो केवल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करते हैं। ये जो बात करके चले मेल में, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आती है एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सेसरी डक्ट्स। अब कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में है, कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में है, ये हम थोड़ा सा आगे चल के वन बाय वन करके डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डील करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, अपने पास बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। बच्चे, टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में होता है वन पेयर। मेल का जो टेस्टिस होता है उसकी शेप होती है बच्चे ओवल शेप्ड। कैसा होता है? ओवल शेप्ड। एंड इसका साइज के बारे में बात करके चलें तो इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड इनकी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब एनसीईआरटी ने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी। क्या लाइन लिखी? कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम, दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ऐसा क्यों लिखा? बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है और डायग्राम में ये ऊपर वाला पार्ट एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, हमारा लीवर प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, अरे हाँ कि ना, स्टमक प्रेजेंट है। वो सारे सारे कहां प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में। और इस एब्डोमिनल कैविटी का अगर टेम्परेचर के बारे में बात करके चलें तो वो होता है अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाँ कि ना। हमने बोला कि ये जो मेरे पास टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में लोकेटेड है। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पीनिस के नीचे लटकी हुई है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। बेटा, एग्जैक्टली में ये मेरे पास एब्डोमिनल कैविटी थी, ये था स्क्रोटम। मैंने बोला एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इस स्क्रोटम का टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर से अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम। अरे जब इसका टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसीलिए ये टेस्टिस जो होते हैं ये इस स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं। कहां लोकेटेड होते हैं? स्क्रोटम में, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। बोलो हाँ कि ना। तो जब भी बोले कि बताओ ये टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों लोकेटेड होते हैं, तो क्या बोलोगे? स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है एज कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी। सवाल था कि सर इस टेम्परेचर की क्या जरूरत थी? बेटा, एग्जैक्टली में स्पर्म मदर सेल या मैं कहूं टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो होना चाहिए एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तभी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। हाई टेम्परेचर पे टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन सकते, या मैं कहूं कि हाई टेम्परेचर पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी था। अब सवाल था कि सर ये रेड कलर की स्ट्रक्चर जो आपने बनाई वो बनाई है टेस्टिस। ये टेस्टिस इस व्हाइट कलर के पाउच दैट इज
स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है। टेस्टिस का निचले वाला सिरा जो था वो गुबर्नेक्यूलम के थ्रू स्क्रोटम की वॉल से जुड़ा हुआ था एंड इसके ऊपरी पार्ट पे प्रेजेंट था स्पर्मेटिक कोड जो इसे पेल्विक वॉल की डोर्सल सरफेस से जोड़ने का काम कर रहा था। पेल्विक वॉल की डोर्सल सरफेस से जोड़ने का काम कर रहा था कौन? स्पर्मेटिक कोड। होता यह है कि इस स्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से मैंने बोला कितना 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो मैंने बोला जब भी पूछे टेम्परेचर टेम्परेचर कितना होता है, हमने बोला 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर क्या होता है इसका? कम होता है। अब जब भी पूछे कि बताओ इस कम टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, बेटा ध्यान रखना स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसको मेंटेन करने का काम जो करती है वो ये दो मसल्स करती है। एक तो डॉर्टस मसल जो कि स्क्रोटम की वॉल में प्रेजेंट होती है, एक क्रीमास्टर मसल। ये क्रीमास्टर मसल जो है ये स्पर्मेटिक कोड में प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? स्पर्मेटिक कोड में प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों मसल्स क्या करती है? ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो हमने बोला ये क्या काम करती है? हमने बोला they regulate temperature of scrotum। ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, हाँ कि ना? अब हमने बात किया कि सर ये अपने पास टेस्टिस स्क्रोटम में थे और इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अगर हम यहां से टेस्टिस को बाहर निकालें और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी? बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है। आप देख पा रहे होंगे कि टेस्टिस जो होता है उस टेस्टिस पे टोटल मिला के 3 कवरिंग प्रेजेंट होती है। एक तो ये वाली कवरिंग जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, एक इसके अंदर व्हाइट वाली कवरिंग जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और एक तीसरी कवरिंग जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर यहां पे हम टेस्टिस को नोटिस करें, देखें तो ये वाली सरफेस ये मेरे पास है D4 टेस्टिस की डोर्सल सरफेस और ये वाली सरफेस V4 टेस्टिस की वेंट्रल सरफेस। हमने क्या देखा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाली जो कवरिंग है वो एक डबल लेयर्ड कवरिंग है एंड एक इनकंप्लीट कवरिंग है जो टेस्टिस की केवल और केवल वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है, डोर्सल सरफेस पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ये बात आप याद रखना। चले भैया, अब हमने क्या किया कि टेस्टिस को ऐसे काट के देखा बीचों बीच, तो एक चीज नजर आई कि टेस्टिस जो था उस टेस्टिस में बहुत सारे चैम्बर्स हमें दिखाई दिए, बहुत सारे कंपार्टमेंट हमें दिखाई दिए। ये जो अपने पास है, ये जो चैम्बर्स एंड कंपार्टमेंट टेस्टिस के अंदर है, इन्हें बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस में इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के नंबर जो होते हैं बेटा वो होते हैं अबाउट 250। इनके नंबर कितने होते हैं? तो जब भी पूछे एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नंबर कितने होते हैं? अबाउट 250। मतलब ये भी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। बोलो हाँ कि ना? आप यहां देख पा रहे होंगे हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये येलो कलर की कोइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली में इस कोइल्ड स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बेटा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 दैट इज 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही मेन साइट थी जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी पूछे कि बताओ टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो आप बोलोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी है? मैंने बोला ये अपने पास है 1 2 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी होती है? मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3। ये मेरे पास क्या थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। बोलो हाँ कि ना? अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको कुछ स्पेस नजर आ रहा होगा। बड़ी ध्यान से देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको ये स्पेस नजर आ रहा होगा। ये जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो स्पेस बच्चे आपको दिखाई दे रहा है इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस।
इस स्पेस को भी बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस में भी कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रेजेंट होती है, मैं 1 मिनट में वहां पे आता हूं। चलिए जी, अपन आगे अपन मूव करते हैं। हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही टेस्टिस की वो मेन साइट है जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टोटल मिला के टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं अबाउट एक टेस्टिस में 250। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है? 1 2 3। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो थी ये मिलके फॉर्मेशन करती है, ये आगे जाके ओपन होती है, वो होती है ट्यूब्यूली रेक्टाई में। ये ट्यूब्यूली रेक्टाई एक शॉर्ट ट्यूब्यूल है, ये एक शॉर्ट ट्यूब्यूल है। ये आगे जाके ओपन हुई है, वो हुई है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल में, और उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को अपन बोलते हैं रिटे टेस्टिस। बड़ा फेमस सवाल पूछेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन होती है? आप कहोगे वो जाके ओपन होती है एक शॉर्ट एंड स्ट्रेट ट्यूब्यूल में, और उस शॉर्ट एंड स्ट्रेट ट्यूब्यूल को बोलते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। वो पूछेगा ट्यूब्यूली रेक्टाई किस में ओपन होती है? आप कहोगे रेटे टेस्टिस में। अब ध्यान से देखना, वो कहेगा रेटे टेस्टिस जो होता है वो टेस्टिस की कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है? V4 वेंट्रल साइड कि D4 डोर्सल साइड? हाँ बोलो, V4 वेंट्रल साइड की D4 डोर्सल साइड? तो जवाब देना है डोर्सल सरफेस पे। अरे हाँ कि ना? ये रीटे टेस्टिस जो था ये आगे जाके ओपन हुआ वासा इफिरेंसिया में। किस में जाके ओपन हुआ? आगे वासा इफिरेंसिया में। और इस वासा इफिरेंसिया के नंबर जो होते हैं वो होते हैं जनरली 10 to 12। क्या होते हैं? 10 to 12। मतलब ये वासा इफिरेंसिया पहली ऐसी ट्यूब्यूल थी जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेके आती है, वो कौन लेके आती है? वासा इफिरेंसिया। बोलो हाँ कि ना? चलो मैं आगे ध्यान से देखना। हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने थे, वहां से आए ट्यूब्यूली रेक्टाई में, ट्यूब्यूली रेक्टाई से आए रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से गए वासा इफिरेंसिया में। ये वासा इफिरेंसिया जाके इस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन हुई, और इस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर को ही अपन बोल के चलते हैं बेटा एपिडिडाइमिस। क्या बोल के चलते हैं? एपिडिडाइमिस। ध्यान रखना, वो पूछेगा कि एपिडिडाइमिस में कौन जाके खुलता है? सीधा रेटे टेस्टिस खुलता है कि वासा इफिरेंसिया? याद रखना, वासा इफिरेंसिया जाके एपिडिडाइमिस में खुलती है। वो पूछेगा एपिडिडाइमिस कौन सी सरफेस पे प्रेजेंट? ध्यान रखना, टेस्टिस की डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमिस। अब ये एपिडिडाइमिस जो कि हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका एंटीरियर पार्ट, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जहां वासा इफिरेंसिया जाके ओपन हो रही है, उस पार्ट को अपन बोल के चलते हैं कैपुट पार्ट। ये कैपुट इसका सबसे लार्ज पार्ट है, और इस कैपुट को ही हम जनरली बोल देते हैं हेड पार्ट। कौन सा पार्ट बोल देते हैं? हेड पार्ट। दूसरा, ये जो बीच का नैरो पार्ट है ये इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है, और इस लॉन्गेस्ट पार्ट को ही अपन बोल देते हैं इसका बॉडी पार्ट। क्या बोल देते हैं? बॉडी पार्ट। सबसे लास्ट वाला पार्ट नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, इस पार्ट को बोलते हैं कोडा। ये जो कोडा वाला जो पार्ट है ये नीचे वाला पार्ट है, और इस पार्ट को ही हम बोल देते हैं इसकी टेल पार्ट। कौन सा पार्ट? टेल पार्ट। तो मैं ये कह दूं कि एपिडिडाइमिस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में, कैपुट, कॉर्पस एंड कोडा। बोलो हाँ कि ना? वासा इफिरेंसिया किस में जाके ओपन होती है? कैपुट में। उसके बाद स्पर्म किस में आएंगे? कॉर्पस में। सबसे लास्ट में स्पर्म किस में आएंगे? कोडा में। तो जब भी पूछे एपिडिडाइमिस का पहला पार्ट कौन सा? कैपुट। लास्ट पार्ट कौन सा? कोडा। अब ये एपिडिडाइमिस जो होता है ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला काम, स्पर्म को स्टोर करने का काम। जब भी पूछे इसका पहला काम, हमने बोला स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ये इसका पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या करता है बेटा? यहां पे स्पर्म्स का फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। तो मैंने बोला दूसरा काम है इसका फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। अब बेटा ये एपिडिडाइमिस है, ये आगे जाके खुलता है, ये खुलता है वास डिफरेंस में। किस में जाके खुलता है? वास डिफरेंस में। इस वास डिफरेंस को शॉर्ट में हम बोल रहे हैं वीडी। अरे हाँ कि ना? इस वास डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं? वीडी। तो जब भी पूछे बताओ वासा इफिरेंसिया से एपिडिडाइमिस का कौन सा पार्ट कनेक्टेड है? कैपुट पार्ट। वो कहेगा वास डिफरेंस से कौन सा कनेक्टेड है? ध्यान रखना, कोडा पार्ट। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब ये वास डिफरेंस जो थी ये क्या काम करेगी?
बेटा ये वास्ट डिफरेंस जो थी ये इस स्पर्मेटिक कोड से होती हुई एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करेगी। मतलब ये था कि यही थी जो स्क्रोटम से स्पर्म्स को लेके और किसके अंदर एंटर हो रही है, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर हो रही है। तो जब भी पूछे कि बताओ वास डिफरेंस जो है वो कौन से पार्ट के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होती है, तो याद रखना वो एंटर होती है बेटा स्पर्मेटिक कोड के थ्रू। स्पर्मेटिक कोड के थ्रू इस स्पर्मेटिक कोड में प्रेजेंट होती है क्रीमेस्टर मसल, इसी में प्रेजेंट होती है वास डिफरेंस, इसी में प्रेजेंट होती है टेस्टिकुलर आर्टरी, इसी में प्रेजेंट होती है टेस्टिकुलर नर्व। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट है, स्पर्मेटिक कोड के अंदर। तो ये वास्ट डिफरेंस जो थी ये स्पर्मेटिक कोड के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में जाएगी और जाके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर बनाएगी लूप। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बनाएगी, लूप। इसका जो टर्मिनल एंड है वो टर्मिनल एंड थोड़ा फूला हुआ होता है, जो वाइड होता है या मैं कहूं डायलेटेड होता है। वास्ट डिफरेंस का टर्मिनल डायलेटेड एंड जो था उसी को अपन बोलते हैं बेटा एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। अब आगे जाके वासा डिफरेंस का टर्मिनल एंड जो था वो सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ फ्यूज होके बनाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो एक टर्म आपने सुनी होगी इजैक्यूलेटरी डक्ट, कौन सी तो डक्ट के, कौन सी तो ट्यूब्यूल के एसोसिएशन से बनती है। आप याद रखना इजैक्यूलेटरी डक्ट वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल की डक्ट के फ्यूजन से बनती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। और वो इजैक्यूलेटरी डक्ट जाके ओपन होती है यूरेथ्रा में। कहां जाके ओपन होती है, यूरेथ्रा में। बोलो हां कि ना। चलो मैं आगे। अब सवाल था सर आपने यहां बताया कि एक टेस्टिस जो होता है उस टेस्टिस को अगर काट के देखें तो उसमें अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही स्पर्म प्रोडक्शन की मेन साइट है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पर्म। आपने बोला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये भी तो बताइए कि अगर हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बाहर निकालें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो थी ये अंदर से कैसे दिखाई देगी और इनके बीच के स्पेस में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। चलो भाई साहब देखो बेटा ये मैंने आपके सामने बनाया, वो बनाया अपने पास एक टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमने बोला कितनी थी, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 to 3। मैंने यहां पे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस बोलते हैं बच्चे, हमने बोला इनके बीच का ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इस स्पेस को ही अपन बोल के चलते कौन सा, हमने बोला इंटर स्टेशियल स्पेस। इसी स्पेस को बोल के चलते इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में मेनली 3 चीजें दिखाई दी। सबसे पहले हमें दिखाई दी यहां पे, वो दिखाई दी बेटा ब्लड वेसल्स। दूसरी चीज हमें यहां पे कुछ दिखाई दी, वो दिखाई दी लिम्फोसाइट्स। यहां पे दिखाई दी हमें, वो दिखाई दी बेटा लिम्फोसाइट्स, जिसको एनसीईआरटी माता ने लिख रखा है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, दैट इज लिम्फोसाइट्स। तीसरी चीज हमें यहां पे कुछ सेल्स दिखाई दी, उन सेल्स को बोलते हैं लेडिक सेल्स। और आपको पता होगा कि जब एलएच हार्मोन आके लेडिक सेल से बाइंड होगा तो ये लेडिक सेल्स सिक्रीशन करेगी एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन का। तो हमने बोला इनके बीच में तीसरी चीज ये ग्रीन कलर की, दैट इज लेडिक सेल्स। मींस यहां से कौन आया, यहां से अपने पास आया एलएच, और एलएच जो ही इनसे बाइंड हुआ इन्होंने क्या किया, हमने बोला सिक्रीट्स एंड्रोजन्स, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। उसका सिक्रेशन किया कौन सी सेल्स ने, लेडिक सेल्स ने। तो ये बात तो करी हमने इस इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में। अब था कि अगर सर हम एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेक्शन ले और उसकी वॉल के बारे में देखें तो बताओ ना उसमें क्या कहानी है। सुनो भाई साहब, ये मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन लिया, जब देखा तो ये बीच वाली खाली जगह तो मेरे पास है ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अरे हाँ कि ना, अपने पास उसकी वॉल में 2 लेयर दिखाई दी। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है। एंड अंदर वाली लेयर जो थी ये एपिथेलियम टिश्यू की लेयर थी, जिसे बोला जर्मिनल एपिथेलियम। एग्जैक्टली में ये जर्मिनल एपिथेलियम है। ये मेरे पास है बेटा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये मेरे पास है सिंपल क्यूबोइडल
एपिथेलियम, बोलो हाँ कि ना। जब हमने इस जर्मिनल एपिथेलियम को स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि जर्मिनल एपिथेलियम जो कि अपने पास सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, इसमें मोस्टली सेल तो क्यूबोइडल सेल है, लेकिन कुछ एक सेल जो थी वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हुई और मॉडिफाइड होकर कोल्यूमनार सेल में कन्वर्ट होगी। कैसी सेल में कन्वर्ट होगी? कोल्यूमनार सेल में कन्वर्ट होगी। मतलब अब इस जर्मिनल एपिथेलियम में कितने टाइप की सेल है? दो टाइप की सेल है। जो क्यूबोइडल सेल है दैट इज येलो रंग वाली, उन्हें तो बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज स्पर्म मदर सेल, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली सेल है। एंड दूसरी जो रेड कलर की दैट इज कोल्यूमनर सेल्स थी, उन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स, या इन्हीं को बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स, या इन्हीं को बोलते हैं नर्स सेल। बोलो हाँ कि ना। तो ये तो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है एंड ये स्पर्म का क्या करती है? नरिशमेंट। तो जब भी बोले कि बताओ स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया का क्या काम, हमने बोला इसका काम है स्पर्म्स प्रोडक्शन। जब भी बोले सर्टोली सेल्स का क्या काम है, तो हमने बोला इसका काम है नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। बोलो हाँ कि ना। तो स्पर्म का नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कौन काम करती है? सर्टोली सेल। आपको बता दूं कि स्पर्म्स जो होते हैं, जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं, उन डेवलपिंग स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में धंसा होता है। किसमें धंसा होता है? सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में। हमने बोला ये मेरे पास है, ये अपने पास है डेवलपिंग स्पर्म्स, ये मेरे पास है डेवलपिंग स्पर्म्स। जो डेवलपिंग स्पर्म्स है उनका हेड किस में धंसा है? सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में धंसा है। और इन स्पर्म का सर्टोली सेल से बाहर निकलना, सर्टोली सेल से बाहर निकलना मतलब ये कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन में आना, उसी को अपन बोलते हैं बेटा, उसी को अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन। और स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना दैट इज वासा इफिरेंसिया के थ्रू बाहर निकलना, तो हमने बोला उसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं सेमिनेशन। क्या बोलते हैं? सेमिनेशन। स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना उसे बोलते हैं इनसेमिनेशन, और स्पर्म का मेल की बॉडी से बाहर जाना उसे बोलते हैं इजैक्यूलेशन। ये चारों की चारों टर्म क्लियर है? चलो जी, मैं आगे चले। तो यहां तक की बात अपनी हुई खत्म। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, हम बात करते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। बेटा मेल एक्सेसरी ग्लैंड, मैंने बोला था एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सेसरी डक्ट जो थी उनका एक ही काम था, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म से रिलेटेड थी। उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता था, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता था। बोलो हाँ कि ना। मेल में अगर एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बात करके चले तो सबसे पहली है सेमिनल वेसिकल। मैं आपको बता दूं कि मेल में सेमिनल वेसिकल होते हैं, वो अपने पास होते हैं दो, मतलब कितने पेयर? 1 पेयर। सेमिनल वेसिकल जो है वो सीमन का अबाउट 60 to 70% पार्ट सिक्रीट करते हैं। सीमन का कौन सा? अबाउट 60 to 70% पार्ट सिक्रीट करते हैं। और इस सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, और ये फ्रक्टोज ही स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बड़ा फेमस सवाल है कि बताओ फ्रक्टोज कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन में प्रेजेंट है? सेमिनल वेसिकल में। कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड है जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ सीमन का सिक्रीशन करती है? वो अपने पास है सेमिनल वेसिकल। ध्यान रखना, सेमिनल वेसिकल में कभी भी स्पर्म को स्टोर नहीं किया जाता। ध्यान रखना, सेमिनल वेसिकल में कभी भी स्पर्म को स्टोर नहीं किया जाता। अरे स्पर्म कभी सेमिनल वेसिकल में जाता ही नहीं है। चले भैया, दूसरी ग्लैंड जो थी अपने पास, वो अपने पास थी प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में केवल और केवल एक होती है, इसलिए मैंने बोला ये कैसी है? अनपेयर्ड। ये कैसी है? अनपेयर्ड। अपने पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सीमन का अबाउट 30 to 40% पार्ट सिक्रीट करती है। कितना पार्ट सिक्रीट करती है? 30 to 40% पार्ट सिक्रीट करती है। अगर अपन प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टडी करें तो उसमें खूब सारे आयंस लाइक कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन एंड कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये आयंस जो थे, ये आयंस स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प कर रहे थे। और ये जो एंजाइम्स जो थे ये स्पर्म जो था उसके एक्टिवेशन में हेल्प करने का काम कर रहे थे। कहां पे जाके?
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके। बोलो हाँ कि ना। तो मोटी मोटी बात कि एनसीईआरटी ने सीधा लिख रखा है कि सीमन में कैल्शियम आयंस एंड सम एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो जब भी पूछे कैल्शियम आयंस एंड सम एंजाइम्स इन तीनों ग्लैंड्स में से किसके सिक्रीशन में होंगे, आपको जवाब देना है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में होंगे। चले भैया अपना आगे। नेक्स्ट तीसरी ग्लैंड थी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड थी? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसी का नाम है काउपर्स ग्लैंड। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के भी नंबर कितने होते हैं? 2 नंबर होते हैं और ये बहुत छोटी सी ग्लैंड है। ये ग्लैंड क्या काम करती है बेटा? ये ग्लैंड अपने सिक्रेटरी मटेरियल को यूरिथ्रा में रिलीज करती है, क्योंकि यूरिन जो था उस यूरिन की पीएच होती है अबाउट 5 to 6, दैट इज यूरिन नेचर में होता है एसिडिक, और स्पर्म कभी भी एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इनका सिक्रीशन जो था वो सबसे पहला तो काम था कि यूरिथ्रा की जो एसिडिटी थी, यूरिन की वजह से जो एसिडिटी थी उसको न्यूट्रलाइज करके उसे अल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है, पहली बात। एंड दूसरा ये क्या काम करता है? जो मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है पीनस, उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है ताकि आसानी से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सके। तो ये दोनों के दोनों काम किसके थे? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के थे। चलो मैं आगे, अपन थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सर अगर कोई पूछे कि बताओ सीमन जो था उस सीमन का नेचर कैसा था? बेटा याद रखना, सीमन जो था उसका नेचर था एल्कालाइन। कैसा नेचर था? एल्कालाइन। इसका नेचर एल्कालाइन था। इसकी पीएच थी अबाउट 7.8 के आसपास। चलो भैया हम आगे। अब जब भी पूछे सीमन में कितनी चीजें प्रेजेंट है, बेटा सीमन में 2 चीजें प्रेजेंट है। पहला तो इन तीनों की तीनों एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रेटरी मटेरियल, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रेटरी मटेरियल को अपन बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। जब भी कहे व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा, आप कहोगे सिक्रेटरी मटेरियल ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। प्लस स्पर्म्स, इन दोनों चीजों को जोड़ दें तो उसको अपन बोलते हैं सीमन। उसको क्या बोलते हैं अपन? सीमन। चलो जी मैं आगे। नेक्स्ट अपन थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं पीनिस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये पीनिस जो है ये मेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया को रिप्रेजेंट करता है। और ये मेल का एक कोपुलेटरी ऑर्गन है जो फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब फीमेल की बॉडी में स्पर्म को छोड़ना है, दैट इज इंसेमिनेशन करना है। उस इंसेमिनेशन में कौन हेल्प करेगा? पीनिस हेल्प करेगा। ये जो पेनिस वाला पार्ट था बेटा, अगर इसका एक सेक्शन लेके हम स्टडी करें तो हमने देखा कि इस पीनिस में टोटल मिला के 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉर्ड है। कितने? 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल के कॉर्ड है। 2 कॉर्ड जो थे वो बोला कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो कि डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितने थे? 2, जो कौन सी सरफेस पे थे? डोर्सल सरफेस पे थे। और एक था कॉर्पस स्पंजियोसम, जो कौन सी सरफेस पे था? हमने बोला बेटा ये वेंट्रल सरफेस ऑफ पेनिस पे था। अरे हाँ कि ना। तो कितने कोर टोटल? 3, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा कौन सी सरफेस पे? डोर्सल पे। एक कॉर्पस स्पंजियोसम, या मैं कहूं कॉर्पोरा स्पंजियोसम, नंबर कितना था? 1, कौन सी सरफेस पे था? वेंट्रल पे। अब डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये येलो वाले दोनों बनाए, ये क्या थे? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये रेड वाला, ये दोनों साइड से एक ही है। ये रेड वाला जो है ये मेरे पास है कॉर्पस स्पंजियोसम। हमने क्या देखा? इस कॉर्पस स्पंजियोसम के बीच में एक ट्यूबुलर रीजन दिखाई दे रहा है, और वो ट्यूबुलर रीजन जो था उसी को क्या बोला? यूरेथ्रा। उसी को क्या बोला? यूरिथ्रा। तो जब भी पूछे कि यूरिथ्रा कौन से पार्ट में प्रेजेंट, तो मैं कह दूं यूरिथ्रा किस में प्रेजेंट? कॉर्पोरस स्पंजियोसम या कॉर्पोरा स्पंजियोसम में प्रेजेंट। तो यूरिथ्रा किस में प्रेजेंट? प्रेजेंट इन कॉर्पस स्पंजियोसम। प्रेजेंट इन कॉर्पस स्पंजियोसम। कॉर्पस स्पंजियोसम में प्रेजेंट है क्या है? यूरिथ्रा। बोलो हाँ कि ना। अब आप देखिए ये मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पीनिस है। अगर पीनिस के एंटीरियर एनलार्ज्ड पार्ट को देखोगे, आगे वाला ये जो फूला वाला पार्ट है, एग्जैक्टली में ये फूला हुआ पार्ट जो कि पिंकिश कलर का दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। जब भी कहे पीनिस का एंटीरियर एनलार्ज्ड पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। और इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक थिन एंड फ्लेक्सिबल स्किन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, और उस थिन एंड फ्लेक्सिबल स्किन की कवरिंग को बोलते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन। तो जब भी कहे फोर स्किन और प्रीप्यूस, तो आप कहोगे थिन एंड फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ स्किन।
किसके ऊपर प्रेजेंट? ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर। उसे क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस या फोरस्किन। हमने क्या देखा? इस ग्लैंड्स पेनिस वाले पार्ट पे ही प्रेजेंट थी ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। आपको पता है कि मेल में यूरिथ्रा दो चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है, सीमन का भी ट्रांसपोर्ट करता है एंड यूरिन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए इस यूरिथ्रल मीटस का ही दूसरा नाम है, मैंने बोला इसी को सी ओब्लिक ए का मतलब है कॉल्ड एज, इसी को अपन बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल अपर्चर। यूरिनो जेनाइटल अपर्चर, इसी को बोलते हैं अपन यूरिनो जेनाइटल अपर्चर। ठीक है जी, अब अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चा। अब हम बात कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी दो पार्ट, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में कौन है? वन पेयर ओवरी। दूसरा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आती है एक्सेसरी डक्ट्स एंड दूसरी आती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं बेटा। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है वन पेयर ओवरी, और ये ओवरी फीमेल में जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पे? पेल्विक रीजन पे, दैट इज लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। कौन? ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब ये ओवा दैट इज फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन करेगा एंड हार्मोन का भी सिक्रेशन करेगा। बच्चे ये ओवरी जो था ये कुछ लिगामेंट्स की हेल्प से टोर्सल सरफेस और पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होता है एंड यूट्रस से भी कनेक्टेड होता है। कौन? ओवरी। हमने क्या काम किया? ओवरी को बाहर निकाला और उसके सेक्शन को स्टडी किया, तो क्या देखा कि ओवरी में सबसे बाहर प्रेजेंट है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या किसकी कवरिंग प्रेजेंट है भैया? जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम कुछ और नहीं बेटा, ये अपने पास अगेन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है। ये अपने पास है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है। इसके नीचे प्रेजेंट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। मतलब एनसीईआरटी की क्या लिखती है कि थिन एपिथेलियम से एनक्लोज्ड जो रीजन, अंदर वाला जो रीजन है, उस पूरे के पूरे रीजन को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। एग्जैक्टली में स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइडेड है, बाहर वाला पार्ट कोर्टेक्स और सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं मेडुला। इस कोर्टेक्स पार्ट ऑफ स्ट्रोमा में डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट है। तो जब भी पूछे कि फीमेल में फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन से पार्ट में होता है, तो आप कहोगे कोर्टेक्स पार्ट में। जबकि मेडुला वाला पार्ट जो होता है उस पे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर का नेटवर्क प्रेजेंट है। कौन से पार्ट में? मेडुला पार्ट में। चले जी आगे, नेक्स्ट। अगला पार्ट था फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। बेटा फीमेल में एक्सेसरी डक्ट्स जो थी उनको हमने तीन में डिवाइड किया। सबसे पहली थी फैलोपियन ट्यूब। आपको बता दूं कि फैलोपियन ट्यूब जो है इसकी लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ये फैलोपियन ट्यूब ओवरी की सरफेस से लेके यूट्रस तक फैली है। कहां से? ओवरी की सरफेस से लेके यूट्रस तक फैली है, और इसके तीन पार्ट है। सबसे पहला पार्ट इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्पुला एंड तीसरा पार्ट इस्थेमस। ये किसके बारे में बात करी हमने? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने बोला ये मेरे पास ओवरी था और ये यहां से लेके और यहां तक ब्लू तक ये पूरी की पूरी क्या थी? फैलोपियन ट्यूब। हमने यही तो कहा कि फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओविडक्ट, कि ये ओवरी की सरफेस से लेके यूट्रस तक फैली पड़ी है। बोलो हाँ कि ना? इसके कितने पार्ट? तीन पार्ट। सबसे पहला ये जो फनल लाइक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है फिम्बरी। एग्जैक्टली में हुआ क्या? फीमेल में जब ओव्यूलेशन हुआ तो ओवरी से ओवा रिलीज हुआ। मैंने बोला ये था ओव्यूलेटेड एग। ये ओव्यूलेटेड एग को ये फिम्बरी जो था ये कलेक्ट करता है, पकड़ता है, और पकड़ के किसके अंदर डालने का काम करता है? ये इस एग को पकड़ेगा और पकड़ के फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालने का काम करेगा। बोलो हाँ कि ना? इसका दूसरा पार्ट है वो है एम्पुला। बेटा एम्पुला जो अपने पास है वो फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट है। कौन सा? एम्पुला। और एग्जैक्टली में इस एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब भी कहे बताओ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है, तो हमने बोला ये अपने पास है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन है? एम्पुला। एग्जैक्टली में इस एम्पुला पार्ट में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला जो नैरो पार्ट है जो किससे कनेक्टेड है? यूट्रस से, उसको बोलते हैं बेटा इस्थेमस। उसको क्या बोलते हैं? इस्थेमस। चले भैया नेक्स्ट। दूसरी यहां पे
एक्सेसरी जो अपने पास डक्ट है वो है यूट्रस। दूसरी कौन सी है? यूट्रस। बड़े ध्यान से देखना बेटा, यूट्रस को ही दूसरा नाम है वोम। क्या बोलते हैं इसको? वोम। ये इन्वर्टेड पियर की तरह की स्ट्रक्चर है। किसकी तरह की स्ट्रक्चर है? इन्वर्टेड पियर की तरह की। एग्जैक्टली में यूट्रस की अगर वॉल को स्टडी करें तो उसमें टोटल मिला के 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने बोला ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूट्रस और ये है यूट्रस की कैविटी जिसको बोल दिया यूट्राइन कैविटी। हमने बोला सबसे बाहर वाली लेयर जो थी वो एक पतली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी जिसको बोल दिया पेरीमेट्रियम। मिडिल वाली जो लेयर है ये अपने पास थिकेस्ट लेयर है। ये अपने पास कैसी लेयर है बेटा? ये अपने पास थिकेस्ट लेयर है और इसको बोला मायोमेट्रियम। और मायो का मतलब मसल्स। एग्जैक्टली में ये स्मूथ मसल की बनी हुई लेयर है जिसको हमने बोला मायोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली ये ग्रीन वाली लेयर है, इसे बोल दिया एंडोमेट्रियम। क्या बोल दिया? एंडोमेट्रियम। एग्जैक्टली में एंडोमेट्रियम है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लेयर है। किसके एपिथेलियम की? ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लेयर है। सवाल था सर पेरीमेट्रियम का क्या काम था? बेटा ये तो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है मसल्स और जब बेबी की बर्थ होती है, चाइल्ड की बर्थ के टाइम यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन करती है? मायोमेट्रियम। तो मैं कह दूं कि मायोमेट्रियम चाइल्ड की बर्थ में हेल्प करती है। नेक्स्ट सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम। बेटा एग्जैक्टली में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये वाली लेयर ही टूट के वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ब्लड के साथ बाहर निकलती है। कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम वाली लेयर। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मतलब ब्लीडिंग फेज में टूटना, फोलिकुलर फेज में डेवलपमेंट होना, तो ये चेंजेस किस में होते हैं? वो साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं वो किस में होते हैं? एंडोमेट्रियम में होते हैं। चले भैया नेक्स्ट, इसकी अगली वाली जो अपने पास थी वो थी वेजाइना। तीसरी जो थी वो थी वेजाइना। बेटा ध्यान रखना वेजाइना एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली में मेल एंड फीमेल जो थे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल पीनिस वाले पार्ट को किसमें इंसर्ट करता है? वेजाइना में। तो मैं कह दूं कि फीमेल की कोपुलेटरी स्ट्रक्चर, सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करने वाली, कोइटस में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? वेजाइना। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए वेजाइना जो थी वो वेजाइना क्या थी? नॉन ग्लैंडुलर। ध्यान रखना वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती, ग्लैंड्स है वो लोकेटेड है आउटसाइड द वेजाइना, बट आके ओपन किस में हो रही है? वेजाइना में हो रही है। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चा, हमने यूट्रस के बारे में बात करी थी। यूट्रस का ये वाली यूट्राइन कैविटी थी और यूट्रस का ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स। इस सर्विक्स पार्ट की कैविटी को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और ये सर्वाइकल कैनाल जो थी ये आगे जाती है और जाके किस में खुलती है? वेजाइना में। मैं कह दूं कि सर्वाइकल कैनाल ही एक तरह से आगे चल के वेजाइना का फॉर्मेशन कर रही है। अब बच्चे जब बेबी की बर्थ होती है तो बेबी जब यूट्रस से नीचे की तरफ आता है तो वो सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ वेजाइना के थ्रू क्या निकलता है? बाहर। इसीलिए एनसीईआरटी माता ने बोला कि ये सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना दोनों मिलके फॉर्मेशन करती है, वो फॉर्मेशन करती है बेटा बर्थ कैनाल का। तो जब भी बोले कि बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन किससे हुआ, आप बोलोगे सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना से। जब भी बोले इजैक्युलेटरी डक्ट किससे बनी, आप कहोगे कि वास डिफरेंस प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल से बनी। चले जी आगे नेक्स्ट। अगला देखना, हम बात कर रहे हैं तीसरी स्ट्रक्चर, दैट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। बेटा ये आपके सामने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। ये फीमेल का एब्डोमेन पार्ट और ये फीमेल का नेवल, दैट इज नाभि वाला पार्ट है। बोला हाँ कि ना? नाभि से थोड़ा सा नीचे हमने क्या देखा कि इस नीचे वाले पार्ट पे बहुत सारी फैट डिपोजिटेड होती है। स्किन के नीचे क्या डिपोजिटेड होती है? बहुत सारी फैट। तो मैं कह दूं ये मेरे पास है क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यूज या पैड ऑफ फैटी टिश्यूज, जिसको अपन बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस। अब इस मोन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ जब चलते हैं तो यहां पे एक बड़े साइज का स्किन का बना हुआ फोल्ड दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला। ये ब्लू वाला फोल्ड जो था ये कहां से? मोन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ आया और पूरी की पूरी वेजाइना को, या मैं कहूं वेजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट, इस लेबियम मेजोरा को अगर अपन हटाते हैं तो अंदर की साइड कुछ छोटे साइज के फोल्ड ऑफ स्किन या फोल्ड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये रेड वाला था, इसको बोल दिया अपन ने लेबिया माइनोरा। अगर आप लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन को देखें तो इस लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पे एक छोटा सा
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, और वो जो छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो कि मेल के पेनिस के होमोलोगस है। तो जब भी पूछे क्लाइटोरिस कहां प्रेजेंट, तो आप कहोगे लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट है। कौन से जंक्शन पे प्रेजेंट है? अपर जंक्शन पे प्रेजेंट है। अगर लेबिया माइनोरा वाले पार्ट को ऐसे हटाएं तो उसके अंदर हमें 3 टाइप की ओपनिंग दिखाई देती है। सबसे ऊपर की साइड जो ओपनिंग है वो तो यूरिथ्रल ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है। उसके नीचे की साइड जो बड़े साइज की ओपनिंग, दैट इज ये व्हाइट कलर की ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है? वेजाइनल ओपनिंग। आपको बता दूं इस वेजाइनल ओपनिंग के पास में ही ये 1 पेयर ओपनिंग ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली में बर्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग है। ये ग्लैंड वेजाइना में आके खुल रही है, लेकिन ध्यान रखना ये ग्लैंड जो थी ये ग्लैंड वेजाइना के अंदर लोकेटेड नहीं होती। इन ग्लैंड का भी काम वैसा ही है जैसा मेल में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का था। मतलब ये यहां पे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है एंड क्या करती है? लुब्रिकेट करने का काम करती है। कौन? बर्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेटरी मटेरियल। बोलो हां कि ना। अब जब भी पूछे क्लाइटोरिस कहां प्रेजेंट होता है तो सीधी लाइन एनसीईआरटी में है, लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबाउट द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर लोकेटेड है। यूरिथ्रल ओपनिंग के नीचे की साइड ये जो बड़े साइज की ओपनिंग है इसको बोल दिया वेजाइनल ओपनिंग, और ये वेजाइनल ओपनिंग पार्शियली कवर्ड होती है एक थिन एंड वेस्कुलर मेम्ब्रेन से जिसको बोलते हैं हाइमन। हाइमन। तो जब भी पूछे वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली कवर्ड बाई in vascular membrane called as हाइमन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हाइमन। एग्जैक्टली में जनरली क्या होता है, ये हाइमन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक होती है, रप्चर होती है। इसलिए फीमेल में फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो पेनफुल होता है और उसमें ब्लीडिंग होती है। बोलो हाँ कि ना। लेकिन बच्चे ध्यान रखना कि हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। ऐसा हो देखा गया है कि फीमेल में फास्ट रनिंग से, जंपिंग से, हॉर्स बैक राइडिंग से भी ये हाइमन जो थी ये रप्चर हो सकती है, टूट सकती है। कई फीमेल ऐसी थी जिनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब कि हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। चले जी, यहां पे हमने बात करी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। चलूं मैं आगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। बच्चे आपको पता है मेमरी ग्लैंड जो थी वो ओनली मैमल्स में प्रेजेंट होती है, और मैमल्स में भी फीमेल मैमल में मेमरी ग्लैंड जो थी वो एक्टिव होती है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती है, और मिल्क जो था वो न्यू बोर्न बेबी के नरिशमेंट के लिए जरूरी है। अब ये मेमरी ग्लैंड जो थी ये एग्जैक्टली में स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सा सवाल यहां पे आता है, सर ये मेमरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनी, क्या मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? मैं कहूंगा नहीं, मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ना तो ये गैमिट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है, ना ही रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प कर रही है। एग्जैक्टली में वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट की प्रेजेंस फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। याद रखना, मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल है। अगर फीमेल की मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट को देखेंगे तो एक ब्रेस्ट जो थी उसमें बहुत सारा ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है। एनसीईआरटी ने बोला फैट प्रेजेंट है, और फैट किसमें प्रेजेंट है? हमने बोला वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट है। बेटा फीमेल में ब्रेस्ट जो होती है वो उसके थोरेक्स वाले पार्ट पे पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर लोकेटेड होती है, जिसका फॉर्मेशन अगर हर एक ब्रेस्ट को देखें तो उसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट है प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट है। ब्रेस्ट में जितने ज्यादा अमाउंट में फैट होगा ब्रेस्ट का साइज उतना ही बड़ा होगा। अब हमने क्या काम किया, एक ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू था उस ग्लैंडुलर टिश्यू को चेक करके देखा, तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, और एग्जैक्टली में वो जो कंपार्टमेंट्स है जो मैंने ब्लू कलर के बनाए उनको बोलते हैं मेमरी लोब्स।
एग्जैक्टली में एक ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी लोब्स के नंबर जो होते हैं बेटा वो होते हैं 15 टू 20। कितने होते हैं? 15 टू 20। अगर हम हर एक मेमोरी लोब को देखें तो हर एक मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है। बहुत सारे क्या है? एल्वियोलाई। बेटा ये एल्वियोलाई जो थे इन्हीं की सेल्स मिल्क का सिंथेसिस करती है, एंड मिल्क जो था वो एल्वियोलाई की कैविटी में ही क्या होता है? स्टोर होता है। एल्वियोलाई की कैविटी में ही मिल्क क्या होता है? स्टोर होता है। तो जब भी पूछे कि मेमोरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा, तो आप बोलोगे एल्वियोलाई जो है ये मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमने बोला ये रेड वाले खूब सारे एल्वियोलाई थे, हर एक एल्वियोलाई में मिल्क बना और वो मिल्क बन के इस येलो कलर की डक्ट में आया जिसको बोल दिया मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, कई सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में फ्यूज हुई और उन्होंने बनाई मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे जाके, कई सारी मेमोरी डक्ट आगे जाके एक वाइड पार्ट में ओपन हुई और ये रेड कलर का वाइड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला जो था वो जाके कंटिन्यू हुआ लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट निपल वाले पार्ट पे जाके बॉडी से बाहर ओपन हो गई। ओपन हो गई मतलब जब बेबी निपल वाले पार्ट की सकिंग करेगा तो मैं लैक्टिफेरस डक्ट के ओपनिंग के थ्रू मिल्क बाहर निकलेगा और बेबी उस मिल्क की क्या करेगा? फीडिंग करेगा। तो सवाल यहां से पूछेगा कि बताओ एक ब्रेस्ट जो थी उस एक ब्रेस्ट में मेमोरी लोब्स कितने थे? आप बोलोगे मेमोरी लोब्स थे 15 टू 20। वो पूछेगा बताओ मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, आप कहोगे एल्वियोलाई। वो पूछेगा व्हाट इज द पाथवे ऑफ मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन का पाथवे कौन सा था? कौन सा पाथ था? तो बड़े ध्यान से देखना, मिल्क एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, उसके बाद मेमोरी एम्पुला और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट खुली निप्पल पे जाके, दैट इज आउटसाइड द बॉडी। बोलो हां कि ना? चले हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, देखिएगा बेटा। आगे बात करते हैं गैमिटोजेनेसिस के बारे में। बच्चे गैमिटोजेनेसिस का सीधा मतलब है गैमिट का फॉर्मेशन। मेल में गैमिट का फॉर्मेशन दैट इज स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल में दैट इज फीमेल गैमिट दैट इज एग के फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जबकि फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होता है वो होता है ओवरी में। बेटा मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो प्यूबर्टी वाली स्टेज में शुरू होता है एंड देन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। मतलब एक ओल्ड एज में भी स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहेगा। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हुआ एंड वो जाके अराउंड 50 इयर्स की एज में परमानेंटली क्या हो जाता है? स्टॉप। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना उसे बोलते हैं मीनोपॉज, एंड फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होना उसको बोलते हैं अपन मीनार्के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जब बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या था? जो स्पर्मेटोगोनिया थी उस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने तक का प्रोसेस उसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटिड क्या थे? ये स्पर्मेटिड जो थे ये अपने पास सर्कुलर एंड नॉन मोटाइल थे। मतलब जब स्पर्मेटिड से बन जाएंगे स्पर्म्स, और मैं कहूं स्पर्मेटोजोआ, तो अपन उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो जब भी पूछे कि कितने पार्ट? दो पार्ट। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटिड से स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ का बना उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखना कि ह्यूमन बीइंग में मेल के बारे में जब भी बात करें तो मेल में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दिखाई दे रही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल मिला के कितने स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ बेटा? 4 का। वो पूछेगा बताओ ह्यूमन बीइंग में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? आप कहोगे 4। वो कहेगा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है? तो कितनी बन रही है बेटा? हमने बोला 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है। बोलो हाँ कि ना? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने। तो वो पूछेगा बताओ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बने, हाँ कि ना? वो पूछेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? आप कहोगे डिप्लॉइड।
46 क्रोमोसोम्स है। वो पूछेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, आप कहोगे हैप्लॉइड क्योंकि उसमें केवल 23 स्पर्म्स है। बोलो हाँ कि ना? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं स्पर्म के बारे में। एग्जैक्टली में ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी माता का डायग्राम है। स्पर्म जो होता है बेटा, उस स्पर्म के टोटल मिला के 4 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर की साइड हेड पार्ट, दूसरा पार्ट नेक पार्ट, तीसरा पार्ट मिडिल पीस एंड चौथा टेल। अगर स्पर्म के हेड पार्ट को देखें तो हेड पार्ट में 2 चीजें हैं। ऊपर की साइड ये वाला पार्ट है एक्रोसोम, और ये नीचे की साइड ये रहा मेरे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एग्जैक्टली में ये एक्रोसोम वाला पार्ट है, ये गोल्जी बॉडी से बनता है एंड इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो थे ये एग की कवरिंग दैट इज एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और डिस्ट्रॉय करके एग एंड स्पर्म का जो था वो क्या करवाते हैं? फ्यूजन करवाते हैं। तो कहने का मतलब कि स्पर्म लाइसिन एंजाइम एग कवरिंग को, एग मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। चलिए भैया अपन आगे। नेक्स्ट, इसका दूसरा पार्ट है नेक पार्ट। इस नेक पार्ट में एग्जैक्टली में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक होता है पैरोक्सिमल सेंट्रियोल। पैरोक्सिमल सेंट्रियोल जो था ये फर्टिलाइजेशन के बाद एग में क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट करवाने का काम करता है। एग में क्लीवेज डिवीजन कौन करवाता है? पैरोक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म। दूसरा मेरे पास है डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या काम करता है? ये डिस्टल सेंट्रियोल जो था ये एक्सियल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, स्पर्म का तीसरा जो पार्ट है बेटा उसे बोलते हैं मिडिल पीस। इस मिडिल पीस वाले पार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली कोइल्ड है, जिसको बोलते हैं अपन निबेन केर्न। क्या बोलते हैं? निबेन केर्न। अरे जब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इस मिडिल पीस को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ स्पर्म। एग्जैक्टली में स्पर्म जब मूवमेंट करता है तो मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? मिडिल पीस। बोलो हाँ कि ना? स्पर्म का चौथा एंड सबसे लंबा दैट इज लॉन्गेस्ट पार्ट है उसे बोलते हैं बेटा टेल। बेटा ये टेल जब हिलेगा, टेल ऐसे ऐसे हिलेगा, तभी स्पर्म जो था वो स्विमिंग कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। तो मैं कह दूं कि मूवमेंट के लिए टेल जो थी वो टेल रेस्पॉन्सिबल है। स्पर्म की मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? टेल। लेकिन मूवमेंट के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल पीस। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं oogenesis के बारे में। बेटा आपको मैंने बताया कि फीमेल में oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। मतलब यह हुआ कि जब एक फीमेल बेबी की बर्थ होती है तो उसके ओवरी में प्रेजेंट थी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट थी, जिसमें मियोसिस फर्स्ट जो था वो प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो गया था? अरेस्ट हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी उगोनिया बननी होती है, वो जितनी भी बननी थी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन ली। बर्थ के बाद कभी भी फीमेल के ओवरी में उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता। अरे हाँ कि ना? मतलब बेबी की बर्थ हुई तो क्या था? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट थी, और उस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो गया था? अरेस्ट हो गया था। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी वाली एज तक ये यहीं के यहीं रुका रहेगा। जो ही फीमेल प्यूबर्टी में जाएगी वहां पे जो ही वहां पे जाने के बाद FSH LH का सिक्रीशन शुरू होगा, तो ध्यान रखना ये मियोसिस फर्स्ट जो था ये पूरा होगा, और ये प्राइमरी oocyte जो थी, ये प्राइमरी oocyte से 2 स्ट्रक्चर बनेगी। एक छोटे साइज की स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक बड़े साइज की स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। ध्यान रखना सेकेंडरी oocyte का साइज होता है बड़ा एंड फर्स्ट पोलर बॉडी का साइज होता है छोटा। सेकेंडरी oocyte में साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा। न्यूट्रिएंट्स भी क्या होते हैं? ज्यादा। जबकि फर्स्ट पोलर बॉडी का साइज छोटा, साइटोप्लाज्म भी कम एंड न्यूट्रिएंट्स भी कम। थोड़े दिनों के बाद इसकी हो जाएगी डेथ, मतलब ये क्या हो जाएगी? डीजनरेट। अब ये जो सेकेंडरी oocyte थी, इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड शुरू हुआ, एंड मियोसिस सेकंड जो था वो मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में जाके क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। मेटाफेज सेकंड में क्या हो गया? अरेस्ट। अब ध्यान रखना मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में जाके अरेस्ट हो गया। बोलो हाँ कि ना? अब हुआ क्या? ये सेकेंडरी oocyte का हुआ ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte का क्या हुआ? ओव्यूलेशन। तो जब भी पूछे कि ओव्यूलेशन में जो बाहर निकली वो क्या थी, बेटा वो सेकेंडरी oocyte थी जिसके ऊपर 2 एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, एक जोना पेलुसिडा एंड दूसरी कोरोना रेडिएटा। तो मैं कह दूं सेकेंडरी oocyte अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, उसी का क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, जिसमें मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है। अब ओव्यूलेशन के बाद अगर
स्पर्म एग के अंदर एंटर होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एग के अंदर एंटर होता है, तो वो मियोसिस सेकंड क्या होगा? पूरा। और जो ही मियोसिस सेकंड पूरा होगा, दो सेल बनेगी, एक वो जिसका साइज है छोटा, उसे बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी, ये भी बेचारी मर जाएगी, और दूसरी सेल वो जो जिसका साइज था बड़ा। एग्जैक्टली में ये ही हैप्लॉइड ओवा है, और इसी से स्पर्म क्या करेगा? फ्यूज करेगा, एंड जाइगोट का क्या होगा? फॉर्मेशन। सवाल था, अगर सर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये प्रोसेस होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो सेकेंडरी oocyte थी वो डीजनरेट हो जाएगी एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगी। बोलो यस कि नो? यहां तक की बात क्लियर है? अब सवाल पूछेगा कि बताओ मेल जो था उसमें तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे। अब बताओ फीमेल में एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवा बने, कितने एग बने? एक से केवल एक ही बनता है, एक ही बनता है। वो पूछेगा प्राइमरी oocyte कैसी होती है? बेटा प्राइमरी oocyte जो होती है वो होती है डिप्लॉइड। वो पूछेगा बताओ सेकेंडरी oocyte कैसी होती है? हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte जो है वो बेटा अपने पास है हैप्लॉइड। बोलो हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, मेल में एक प्राइमरी oocyte से कितने स्पर्म? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? 2। फीमेल में पूछेगा एक प्राइमरी oocyte से कितने एग? 1। एक सेकेंडरी oocyte से कितने एग? 1। चलो जी मैं आगे, देखिएगा तो आगे। अब सवाल था कि सर बताइए फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे हुआ? बेटा मैंने बोला फीमेल में फॉलिकल का जो डेवलपमेंट होता है वो कोर्टेक्स वाले पार्ट में होता है। कौन से पार्ट में होता है? कोर्टेक्स वाले पार्ट में। और जब जन्म होता है तो क्या होती है? प्राइमरी oocyte होती है। और ये प्राइमरी oocyte जो थी इसके अराउंड फॉलिकुलर सेल्स आके इकट्ठी हो गई, एक लेयर बना ली, तो इसको बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte जो होती है वो होती है बेटा डिप्लॉइड, जिसमें मियोसिस फर्स्ट, मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो गया था? अरेस्ट हो गया था। धीरे धीरे प्यूबर्टी में इस प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ और इससे बनी सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसमें भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, दैट इज 1 डिग्री oocyte प्रेजेंट है, जो कैसी है? जो अपने पास है बेटा डिप्लॉइड है। लेकिन उसके अराउंड क्या हुआ? मल्टीलेयर्ड, जो यहां पे सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल थी वो होगी मल्टीलेयर्ड, इसलिए हमने बोला मल्टीलेयर्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर, या मैं कहूं मल्टीलेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स की लेयर बन गई। और उसके अराउंड एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर बन गई जिसको बोल दिया थीका लेयर। धीरे धीरे सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होते ही यहां पे ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट जो था वो मियोसिस फर्स्ट क्या हुआ? कंप्लीट। जो ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो हमने बोला ये 3D जो थी, ये अपने पास 3 डिग्री जो अपने पास फॉलिकल थी, ये कैसी है? हैप्लॉइड है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte। अब हमने क्या देखा कि टर्सरी फॉलिकल में ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर थी, इसकी सेल्स स्प्लिट होने लगी और बीच में कैविटी दिखाई देने लगी जिसे बोलते हैं एंट्रम कैविटी। एग्जैक्टली में एंट्रम कैविटी जो है वो टर्सरी फॉलिकल का करेक्टर है। ये एंट्रम कैविटी थी और इसके बाहर डिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ थीका थी। थीका की कितनी लेयर बनी? 2। बाहर वाली थीका एक्सटर्ना जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी, और अंदर वाली थी थीका इंटरना। एग्जैक्टली में ये थीका इंटरना लेयर है, यही एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। यही किसका सिक्रेशन करती है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है। फिर जब टर्सरी फॉलिकल और ज्यादा डेवलप हो जाती है तो वेल डेवलप्ड और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल से बनती है ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल में ये जो 2 डिग्री सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte पहली कवरिंग का सिक्रेशन करती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और ये एक नॉन सेलुलर कवरिंग है विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग है। जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ग्रेनुलोसा सेल्स जो थी, उन ग्रेनुलोसा सेल्स से कवरिंग बनती है, दैट इज सेकंड एग मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये मेरे पास होती है सेल्यूलर। ध्यान रखना, जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की दैट इज कैसी है? नॉन सेल्यूलर, जबकि कोरोना रेडिएटा है वो है सेल्यूलर। ग्रेनुलोसा सेल से बनती थी कोरोना रेडिएटा, एंड सेकेंडरी oocyte ने सिक्रेट किया है, वो सिक्रेट किया जोना पेलुसिडा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। बेटा आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 टू 29 डेज का साइकिल है, जो कि प्राइमेट्स की मैमल में, प्राइमेट्स मैमल्स जो थे उन्हीं में मिलता है।
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था, यहां पे साइक्लिक चेंजेस आते हैं ओवरी में भी एंड यूट्रस में भी। अब सवाल था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हुआ क्या। सबसे पहले हमने बोला हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एंड एलएच रिलीज होते हैं और ये एफएसएच एंड एलएच जाके काम करते हैं ओवरी पे। फिर ओवरी से हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो जाके काम करते हैं यूट्रस से। मतलब ये जो मैंने ग्राफ लिया ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी माता का ही ग्राफ लिया, मैं इसमें बताने जा रहा हूं कि पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ कैसे। बेटा देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था उसमें टोटल मिला के 3 फेजेज है। सबसे पहली फेज जो है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। ये 3 to 5 डेज की फेज है, 3 to 5 डेज की फेज है। इस फेज में क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस फेज के होने की सबसे बड़ी वजह है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो था उसके कम सिक्रीशन होना। अरे हाँ कि ना, जो ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा तो अपने पास किसका क्या होगी, ब्लीडिंग फेज होगी। ब्लीडिंग फेज में क्या हुआ बेटा, जो ही प्रोजेस्टेरोन कम हुआ यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो थी वो टूट टूट के बाहर निकलने लगी। किसके साथ, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो निकला उसमें क्या थी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की सेल्स थी, ब्लड था, ब्लड वेसल्स के पार्ट थे एंड टिश्यू फ्लूइड था। ये सारी की सारी चीज क्या निकल रही थी, बाहर निकल रही थी। किसकी वजह से हुई, ध्यान रखना इस फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है, कम होता है। चले दूसरी बात, इसी दौरान ओवरी में क्या चेंज आ रहा था, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल ने धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। ये काम किस में हुआ, ये काम हुआ अपने पास मेंस्ट्रुएशन फेज और ब्लीडिंग फेज में। इसके बाद अगली फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ध्यान से सुनना क्यों बोला बेटा। अगले में क्या हुआ कि यहां पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है और डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो सिक्रीशन करती है किसका, एस्ट्रोजन का। तो कहने का मतलब कि इस फेज का मेन हार्मोन कौन सा था, एस्ट्रोजन हार्मोन था। मेन हार्मोन कौन सा था, एस्ट्रोजन। इसको फॉलिकुलर क्यों बोला, क्योंकि यही वो फेज थी जिसमें प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके एक मैच्योर फॉलिकल दैट इज ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगी, इसलिए इसको बोला है फॉलिकुलर फेज। और जब ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल बनेगी तो ध्यान रखना वो डेवलपिंग फॉलिकल ठीक का इंटरना वाले पार्ट से क्या सीक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन। और वो एस्ट्रोजन आके यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो टूट के ब्लीडिंग फेज में बाहर निकल गई थी उसको दोबारा से रिपेयर करेगा, दोबारा से बनवाएगा, जिससे एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या होगी, बढ़ेगी। आप देख सकते हो कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस लगातार बढ़ रही है। तो जब भी पूछे फॉलिकुलर फेज का मेन हार्मोन एस्ट्रोजन, सीक्रेट किसने किया, डेवलपिंग फॉलिकल ने, बोलो हाँ कि ना। अब फॉलिकुलर फेज के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में कौन से दिन, हमने बोला 14th डे पे। 14th डे पे हमने बोला यहां पे लगातार एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन जो था वो पॉजिटिव फीडबैक देगा। जब पॉजिटिव फीडबैक देगा तो हाइपोथैलेमस ज्यादा जीएनआरएच सिक्रीशन करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ज्यादा एफएसएच एंड एलएच आएगा। तो हमने क्या देखा कि 14th वाले दिन के आसपास, आप बड़े ध्यान से देखिए, एस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत ज्यादा है, एफएसएच का लेवल भी बहुत ज्यादा है एंड एलएच का लेवल भी बहुत ज्यादा है। और ये कई फोल्ड्स, कई गुना बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। एलएच का एक्सेस हाई लेवल होने को बोलते हैं एलएच सर्ज, और इस एलएच सर्ज की वजह से ही ये मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल टूटी और इससे ओवा बाहर निकला। मतलब क्या हो गया, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसकी वजह से हुआ, एलएच सर्ज की वजह से। तो बड़ा फेमस सवाल पूछेगा कि बताओ ओव्यूलेशन के समय फीमेल के ब्लड में कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो कितने की होती है, 3 की। एलएच की भी होती है, एफएसएच की भी होती है एंड एस्ट्रोजन की भी होती है, बोलो हाँ कि ना। अब ओव्यूलेशन के बाद ओवा बाहर निकला, दैट इज सेकेंडरी oocyte अलोंग विद जोना पेलिसुडा एंड कोरोना रेडिटा। ये क्या निकली बाहर, बचा हुआ जो पार्ट था उसने बना लिया कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो था ये सिक्रीशन करता है एस्ट्रोजन का भी, इसका भी सिक्रीशन किया तो इसका भी लेवल बढ़ा एंड प्रोजेस्टेरोन का भी, तो इसका भी लेवल क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन इस फेज में सबसे ज्यादा जरूरी हार्मोन था वो प्रोजेस्टेरोन था, क्योंकि हमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन रखना था। तो जब भी पूछे मेन हार्मोन कौन सा है इस फेज का, तो ध्यान रखना इस फेज का मेन हार्मोन जो अपने पास है वो अपने पास है प्रोजेस्टेरोन। मेन हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगली बात करते हैं, वो बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में।
बेटा आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है, और फर्टिलाइजेशन एक चांस इवेंट है। ये केवल तभी होगा जब स्पर्म एंड ओवा साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे कहां पे, एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। अब ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो एक ही स्पर्म ओवा के साथ फर्टिलाइज कर पाता है, जिसको बोलते हैं मोनो स्पर्मी। हमने बोला ये हैप्लॉइड स्पर्म था, ये फीमेल का ओवा था, जब फ्यूज हुआ तो अपने पास बना जाइगोट। आपको बता दूं ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट अपने पास होता है यूनिसेल्यूलर। ये अपने पास क्या होता है, यूनिसेलर। ये जाइगोट यूनिसेलर है, लेकिन हम कैसे हैं, मल्टीसेलर। तो इस यूनिसेलर जाइगोट को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए लगातार जो ही ये जाइगोट, ये फर्टिलाइज्ड एग एम्पुला से धीरे 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 यूट्रस की तरफ मूव करता रहता है, तो इसमें लगातार माइटोसिस होते रहते हैं, और उनको बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, जिससे ये जो यूनिसेलर जाइगोट था ये 8 to 16 सेल मोरुला स्टेज में कन्वर्ट होता है, मोरुला फिर ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, और ब्लास्टोसिस्ट लास्ट में जाके कन्वर्ट होता है गैस्ट्रुला में। ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग जो ही यूट्रस की तरफ मूव करेगा, लगातार उसमें क्लीवेज डिवीजन होते रहेंगे, और लगभग फर्टिलाइजेशन के 7वें या 8वें दिन बाद, 7 दिन बाद या 8 दिन बाद ये जाके यूट्रस में क्या हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा। तो यूट्रस में जो इंप्लांट होता है वो कौन होता है, ब्लास्टोसिस्ट। और आपको बता दूं ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर है। इस ब्लास्टोसिस्ट में ये बाहर वाली कवरिंग है, ये है ट्रोफोब्लास्ट। और आपको बता दूं ये ट्रोफोब्लास्ट जो थी ये ही कोरियन लेयर का एंड कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती है। कोरियन लेयर एंड कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन कौन करती है, ट्रोफोब्लास्ट। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस से अटैच करवाने का काम कौन करती है, ट्रोफोब्लास्ट। यहां पे ये जो बहुत सारी सेल्स इकट्ठी पड़ी है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। और आपको बता दूं दोस्त, ये इनर सेल मास है, ये ही डिफरेंशिएट होके फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का। तो मैंने बोला इसका काम है एम्ब्रियो फॉर्मेशन करना, इसका काम है एम्ब्रियो फॉर्मेशन करना। यहां पे कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एल्बुमिन कैविटी और ब्लास्टोसील कैविटी। ये एल्बुमिन कैविटी और ब्लास्टोसील कैविटी किसका करैक्टर है, ब्लास्टोसिस्ट का करैक्टर है, ब्लास्टोसिस्ट का करैक्टर है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद आती है गैस्ट्रुला स्टेज। बेटा गैस्ट्रुला स्टेज में 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला तो 3 जर्मिनल लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दूसरा यहां पे होती है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, जिसकी वजह से धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन एंड मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट का काम जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, गैस्ट्रुला स्टेज में होता है। और गैस्ट्रुला स्टेज में ही जाके क्लीवेज डिवीजन बंद होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा। अब सवाल था सर प्लेसेंटा क्या है। बेटा हुआ क्या कि यहां से तो ट्रोफोब्लास्ट थी, उससे निकले कोरियोनिक विलाई, उधर यूट्रस से निकले यूट्राइन विलाई, और इन दोनों आके एक दूसरे से टाइटली जुड़ गए। अरे हाँ कि ना, तो कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन विलाई दोनों के दोनों एक दूसरे से आके जुड़ गए, दैट इज उन्होंने एक जंक्शन बना लिया, और इस जंक्शन को ही अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। तो एनसीईआरटी माता एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखती है, वो क्या लिखती है कि आफ्टर इंप्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाई, बड़ी प्यारी सी लाइन, सराउंडेड बाई यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो जब भी पूछे बताओ कोरियोनिक विलाई जो है वो किससे घिरा है, आप कहोगे 2 चीजों से, यूटेराइन टिश्यू से एंड मदर के ब्लड से। फीटस के ब्लड का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात वो कहेगा प्लेसेंटा क्या था, आप कहोगे कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू जो थे या यूट्राइन विलाई थे वो आपस में इंटीग्रेट होके क्या बना रहे थे, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ही तो एम्ब्रियो एंड मदर की बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि एम्ब्रियो के नरिशमेंट में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। अब यहां पे देख सकते हैं ये प्लेसेंटल विलाई जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये रहा अपने पास यहां पे एम्ब्रियो। आप यहां देख पा रहे होंगे ये एम्ब्रियो जो है, ये एम्ब्रियो ये
इस रोप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड है। किससे? प्लेसेंटा से। इस रोप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। बेटा अगर इस अम्बिलिकल कोड को बाहर निकाल के अपन देखेंगे तो हमें यह पता चला कि इस अम्बिलिकल कोड में दो तो प्रेजेंट है अम्बिलिकल आर्टरी और एक प्रेजेंट अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी जो थी इनमें होता है डीऑक्सीजिनेटेड, इसमें होता है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, और जबकि अम्बिलिकल वेन जो थी उसमें होता है बेटा अपने पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब भी पूछे कि बताओ अम्बिलिकल आर्टरी में कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। संख्या कितनी? 2। अम्बिलिकल वेन केवल 1। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ध्यान रखना चाहे अम्बिलिकल आर्टरी हो चाहे अम्बिलिकल वेन हो, इन दोनों में जो भी ब्लड होगा वो इस एम्ब्रियो का, दैट इज फीटस का ब्लड होगा। किसका ब्लड होगा? फीटस का ब्लड होगा। अगला देखना, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन वर्ड का सीधा सा मतलब है डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की डिलीवरी, डिलीवरी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। इसमें हार्मोन भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड न्यूरॉन्स के थ्रू भी इंपल्स आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी माता कहती है कि यह एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। बेटा डिलीवरी के टाइम पे फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बहुत कम होता है, दैट इज मिनिमम होता है। इसी तभी तो तुरंत के तुरंत यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूटेगी और डिलीवरी होगी। तो ध्यान रखना, मैंने यही लिखा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? यहां पे मिनिमम होता है। अब सवाल था सर आप ये बताइए पार्चुरेशन के सिग्नल कहां से आते हैं? बेटा पार्चुरेशन के सिग्नल दो जगह से आए। पहला सिग्नल आया वो आया फुली डेवलप्ड फीटस से। फीटस भी सिग्नल देता है कि बहुत हुआ आप मेरे को बाहर निकालो। एंड दूसरे सिग्नल आते हैं वो आते प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा भी कहती है कि मैं फुल्ली मैच्योर हो चुकी हूं, मैं कभी भी खत्म हो सकती हूं, तो उससे पहले आप क्या करवाओ? डिलीवरी करवाओ। बोलो हाँ कि ना। जो ही सिग्नल देगा फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, तुरंत के तुरंत यूट्रस में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन कोई बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बोलो हाँ कि ना। अब डिलीवरी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, बधाई हो, बधाई हो। घर में एक और मेहमान आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड जो था इसमें मदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। एग्जैक्टली में होता यह है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी उस प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में ही उसकी ब्रेस्ट का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, और जो ही प्रेगनेंसी खत्म हुई मतलब बेबी की बर्थ हुई, मदर की ब्रेस्ट में मिल्क का सिंथेसिस शुरू हो चुका होगा क्योंकि उसे बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अब मदर का जो फर्स्ट मिल्क था, शुरू में जो मिल्क निकला उस मिल्क को अपन बोलते बेटा कोलेस्ट्रॉम। इस कोलेस्ट्रॉम जो था, ये कोलेस्ट्रॉम बेबी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बोला क्यों सर? बेटा इसमें सबसे पहले एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है जिसको अपन बोलते हैं आईजीए। उसके अलावा इसमें कुछ विटामिन भी प्रेजेंट है, लाइक विटामिन ए एंड विटामिन बी। ये भी कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट है जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए, उसके शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बेहद जरूरी है। बोलो हाँ कि ना। तो बच्चे यहां पे आपने देखा कि हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो था ये बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में रिवाइज कर लिया है। कोशिश यही की गई है कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं छूटे। ठीक है जी, तो दिल लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं अगले बार एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। जय हिंद।